के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी, जो हमारा पृथ्वी हमारा आवास है, उसका चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन स्थल। अब हम बच्चों देखते हैं इसमें प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन है किस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये कैसी कैसी वातावरण में पाए जाते हैं, इनके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या इनके लिए वर्षा की मात्रा चाहिए, किस प्रकार की इनको मिट्टी चाहिए, ये सब चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों हम देखें, स्थल की जो ऊंचाई है एवं वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। स्थल की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी वनस्पति उसी प्रकार से अलग होती हुई चली जाती है। ऊंचाई में परिवर्तन को इस प्रकार से देखें बच्चों, हम ऊंचाई में परिवर्तन है वो उसके अनुसार जलवायु में परिवर्तन हो जाता है और उसी के अनुसार जो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वनस्पति की वृद्धि के लिए हम बच्चों देखें कि तापमान और नमी ये दोनों चीज़ों बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मिट्टी का ढाल है और मिट्टी की परत की मोटाई है उसकी ज़रूरत होती है। हम प्राकृतिक वनस्पति को देखें, प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकारों में बांटी गई है। प्राकृतिक वनस्पति को हम देखें बच्चों, एक सबसे पहले हम लेते हैं वन, दूसरे लेते हैं घास स्थल, तीसरे लेते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। वनों में हम देखते हैं कि जो वृक्ष होते हैं उनको उपयुक्त तापमान वर्षा मिलने पर वो कभी कभी सघन हो जाते हैं और जब उपयुक्त तापमान और वर्षा उनको नहीं मिलती है तो वो खुले वन हो जाते हैं। घास स्थल उगते हैं अधिकतर मध्यम वर्षा वाले स्थानों पर और कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं अधिकतर शुष्क स्थानों पर। तो सबसे पहले हम वनों को देख लेते हैं बच्चों कि वन होते हैं वो किस प्रकार से कौन से मौसम में कौन सी जलवायु में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे प्रकार के वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और बाकी वनों को हम देखेंगे। मैं बोल देता हूँ एक बार आपको, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति वन और शंकुधारी वन। तो बच्चों हम देखें एक बार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस प्रकार से होते हैं। मैं एक बार आपको संसार का जो नक्शा है या जो संसार का मैप है, वर्ल्ड मैप है, वो इसको एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले मैप की सहायता से वनों को पढ़ें। तो सबसे पहले बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये किस प्रकार के वन हैं और कहाँ उगते हैं। बच्चों इस नक्शे में हम देखें, ध्यान से देखें, ये इक्वेटर है अर्थात भूमध्य रेखा है, इसका नाम ही विषुवत रेखा है। इसके आसपास बच्चों हम देखें जो ये भूमध्य रेखा है, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ इस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसके आसपास क्या होता है बच्चों, वर्षा भी अधिक होती है और ताप की मात्रा भी अधिक होती है। अर्थात ऐसे देश जिसके सहारे आते हैं उनमें उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और ऐसे वन क्या होते हैं, इनकी कास्ट होती है वो बहुत मोटी होती है और ये वन इतने सघन हो जाते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इनके जो ज़मीन है उसके अंदर तक नहीं जा पाता है। अर्थात वृक्षों का वितान या वृक्षों की कैनोपी इतनी सघन हो जाती है कि वृक्ष जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं जा पाता है। बच्चों यहाँ पर आप ब्राज़ील देख रहे होंगे, ब्राज़ील में इतने सघन वन पाए जाते हैं कि इनको संसार के फेफड़े बोलते हैं, जो संसार के वायु देने के लिए यहाँ से वायु मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ के जो पानी में एनाकोंडा प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं जो मगरमच्छ को भी खा जाते हैं। और हम अब बाकी का किताब में एक बार और देखते हैं। मैं बारी बारी से इसमें मैप में आऊँगा, इस पाठ के लिए बारी बारी से ध्यान रखना। भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ गर्म और अत्यधिक वर्षा होती है। पेड़ जो होते हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं। और जो मैंने बात करी थी इसमें मोटी वितान, मतलब जो वृक्ष हैं वो इतना घेरा बना लेते हैं कि उनकी सूर्य की किरणें हैं वो अंदर तक नहीं पहुँच पाती हैं ज़मीन तक। और जो पौधे उगते हैं यहाँ पर दृढ़ काष्ठ अर्थात मोटी काष्ठ वाले उगते हैं। उदाहरण के रूप में हम लें इसमें रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये उदाहरण आते हैं, रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ब्राज़ील के जो वन हैं मैंने बात बताई थी, पृथ्वी के फेफड़े या पृथ्वी के लंग्स कहलाते हैं। एनाकोंडा प्रकार के इसमें प्राणी पाए जाते हैं। अब बच्चों में हाथों हाथ ही इसको देखता हूँ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये क्या होते हैं पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन ये तो पाए जाते थे तुम्हारे भूमध्य रेखा वाले पे, और ये पाए जाते हैं एक तरह से मध्य जो थोड़ा सा हटके, हल्का सा उष्ण कटिबंध से थोड़ा सा आगे पीछे हटके।
तो आगे पीछे हटके तो इस प्रकार के मौसम हम देखें, हम ये है एक तरह से भारत की स्थिति। बच्चों इसमें एक बार से दोबारा से देखें। अब हम पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इन वनों में क्या होगा, इन वनों में भी जो वर्षा है और गर्मी है वो रहती है, लेकिन वर्षा जो मानसून पर निर्भर रखती है। और इस प्रकार के में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और तुम्हारा देखें इसमें मध्य अमेरिका है, जो इस प्रकार के भारत के उसमें आ रहे हैं। मध्य अमेरिका वाला ये हिस्सा है, मध्य अमेरिका है। इस प्रकार के उदाहरणों में यहाँ पे आएंगे। ये पर्णपाती होते हैं क्योंकि जो बाष्पोत्सर्जन के कारण जो इनकी पानी उड़ जाता है उसको कम करने के लिए ये विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से देखें, मानसूनी वनों में मौसम परिवर्तन ये होता है। यहाँ शुष्क मौसमों में क्या होता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं इसकी। और यहाँ जो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वन हैं, उनमें जो पेड़ों की काष्ठ है वो टाइट पाई जाती है, दृढ़ पाई जाती है। इसके उदाहरणों में हम देखें साल, सागवान, नीम, शीशम। इसके क्या काम आती है ये लकड़ी, फर्नीचर, यातायात निर्माण सामग्री इनमें काम आती है। और यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये पाए जाएंगे। अब कोई आपसे पूछे भारत में किस प्रकार के वन अधिकतर पाए जाते हैं, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अधिकतर पाए जाते हैं। और उदाहरण हैं इसके उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये हैं। अब बच्चों हम जो उष्ण कटिबंधीय हमने पढ़े, तो अब उसके बाद में दूसरे प्रकार के वन आ रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उस प्रकार के वन। ये देखें बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। अर्थात मैं दोबारा से मैप पाता हूँ इसमें बार बार से। यहाँ तक की स्थिति हमने देख ली थी, जैसे ये कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ तक के आसपास के हमने वृक्ष देख लिए थे, वो उष्ण कटिबंधीय वृक्ष थे। इससे ऊपर के यहाँ पे इससे नीचे के यहाँ पे देखें हम, मतलब जो दक्षिणी अक्षांश में हम देखें तो कर्क रेखा से, मकर रेखा से नीचे देखें, या कर्क रेखा से ऊपर तक के देखें उसमें उत्तरी गोलार्ध में। तो उस प्रकार के वनों में हम देखें तो दो प्रकार के वन आते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब हो जाता है जैसे हम 23 से ऊपर बढ़े, लगभग 50 से 70 डिग्री के आसपास ये पेड़ पाए जाते हैं। ये तटीय प्रदेशों में यहाँ पे क्या होता है, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे ये महाद्वीप है हमारे पास महाद्वीप ये हैं, एशिया महाद्वीप ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ये इस प्रकार के महाद्वीप हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप ऊपर है, ये है, ये इस प्रकार के। तो महाद्वीपों के ये पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये पूर्वी किनारे हैं, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे हैं। तो इन पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं। इनमें उदाहरण आ रहा है दक्षिणी पूर्वी अमेरिका को एक बार देखें। इसमें मैप का प्रयोग जरूर करना है सबको। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण का हिस्सा नीचे का है, ये सब पूरब का है। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका इस प्रकार के इलाके ये, और दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ये दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ये दक्षिणी चीन, ये इस प्रकार का दक्षिणी चीन यहाँ से हो गया है। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, बांस, चीड़, यूकेलिप्टस, इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाएंगे। कहाँ, शीतोष्ण सदाबहार वनों में। अब यहाँ बात करें हम चौथे प्रकार के वनों में, शीतोष्ण पर्णपाती वन, अर्थात टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इसमें बात करें, ये भी उच्च अक्षांश वाले हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे उत्तरी पूर्वी अमेरिका। जिस प्रकार से यहाँ बात करें उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर का हिस्सा ऊपर का और पूरब का हिस्सा ये वाला, उत्तरी पूर्वी अमेरिका यहाँ के आसपास पाए जाएंगे ये। और चिली, देखो यहाँ पे चिली, ये भी इधर को गया, कर्क रेखा से हम मकर रेखा से नीचे चल रहे हैं, चिली यहाँ पे। न्यूजीलैंड देखो बच्चों यहाँ पे न्यूजीलैंड इस प्रकार से। पश्चिमी यूरोप में यहाँ पे इस प्रकार के ये पाए जाएंगे। इनके तटीय प्रदेशों में इस प्रकार के ये शीतोष्ण पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती जहाँ भी आ जाएगा बच्चों, उसका मतलब है यहाँ पर पतझड़ की स्थिति पाई जाएगी। यहाँ पर जो पौधे देखें किस प्रकार के लगेंगे, बांस, ऐस, बीच, इस प्रकार के लगेंगे। और जो जानवर देखें, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, ये हैं। और यहाँ पर पक्षी भी पाए जाते हैं, फीजेंट और मोनाल प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। फीजेंट और मोनाल प्रकार के पक्षी, तुम्हारी किताब में इनके दोनों के फोटो दे रखे हैं, फोटो देखना इनके।
अब मैं आता हूँ 5वें प्रकार के पे, भूमध्य सागरीय वनस्पति या मेडिटेरियन। जो मेडिटेरियन वनस्पति होती है वो किस प्रकार की होती है बच्चों, एक बार मैं पुनः इस पर आता हूँ, ये किस प्रकार से हैं। भूमध्य सागर ये है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे पेन से, जो है भूमध्य सागर को घेरे हुए 3 महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन इलाकों में तो ये पौधे उगते ही उगते हैं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इनके जो इलाके हैं, इनके पश्चिमी दक्षिणी किनारों पर ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वालों में इनमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय वनस्पति ये कहाँ पाई जाएगी? यूएसए में, जैसे ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पाई जाएगी, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका यहाँ पर पाई जाएगी, और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाई जाएगी, और दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर भी ये वनस्पति पाई जाएगी। इनमें क्या होता है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में ये गर्म या शुष्क ग्रीष्म वाली स्थितियों में, और जो हम वर्षा होती है, और शीत ऋतु कैसी रहती है, मृदु शीत ऋतु जो कम रहती है, उस प्रकार की स्थितियों में ये पौधे पाए जाते हैं, भूमध्य सागर के पौधे। यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मानवों ने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर अब क्या पैदा होता है, यहाँ पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, अर्थात सिट्रस, नींबू कुल के फल हैं वो पैदा होते हैं। जो ये वृक्ष हैं जो भूमध्य सागर के हैं, इनके वृक्षों की मोटी छाल और पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती हैं। यहाँ पर फलों का ज़्यादा उत्पादन होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले इलाकों में, तो इनको विश्व के फलोद्यान भी कहा जाता है। अब हम पढ़ें बच्चों शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में हम बच्चों देखें कि ये अत्यधिक बर्फ़ वाले, और बर्फ़ कहाँ पड़ेगी बच्चों, जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांश होंगे, वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। मैं एक बार बताना चाहूँ मैप को, ये वाले स्थान हैं, ये वाले स्थान हैं, ये वाले स्थान हैं, ये उच्च अक्षांश वाले स्थान हैं, ये वाले जो मैं पेन से बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे स्थान हैं इन पर बर्फ़ पड़ती है। तो इनकी ये 50 डिग्री से 70 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास तक ये पाए जाते हैं शंकुधारी वन। शंकु का मतलब इस प्रकार के वन हो जाते हैं, ये इस प्रकार के आपने देखा होगा, जैसे बर्फ़ या कोई ज़्यादा पानी पड़ता है तो इन पे से बह के नीचे आ जाता है। इनको टैगा वन भी बोलते हैं, रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शुद्ध या अनछुआ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उगते हैं वहाँ पर कोई अधिकतर नहीं जा पाता है, अधिक ऊंचाइयों पर उगते हैं। और जो ये शंकुधारी वन होते हैं वो अधिकतर लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, मतलब ये सदा हरे रहते हैं। इनसे लुगदी का निर्माण किया जाता है, और जो लुगदी है वो अखबार बनाने और सामान्य कागज़ बनाने के काम आती है। माचिस के पैकिंग के लिए भी बक्से बनाने के काम आती है। पौधों में देखें यहाँ पर कौन कौन से, चीड़ और देवदार के हैं। जंतुओं में देखें रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, इस प्रकार के आते हैं। अगला हम देखें इसमें क्या है, घास स्थल। अब देखें हम घास स्थल, तो घास स्थलों में भी 2 प्रकार के घास स्थल देखें, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल। अर्थात ये तो हम निम्न अक्षांशों पे देख रहे हैं, यहाँ के आसपास देख रहे हैं घास स्थल, यहाँ के आसपास जो मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ के आसपास के घास स्थल देख रहे हैं वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गए, अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के घास स्थल देख रहे हैं। भूमध्य रेखा के घास स्थल देख रहे हैं तो यहाँ की घास देखो, मैंने पहले ही बताया भूमध्य रेखा के आसपास है, वर्षा ज़्यादा होती है, ताप ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ की जो घास है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है, 3 से 4 मीटर तक की लंबी हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो जंतुओं में हम देखें तो हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ ये पाए जाते हैं। यहाँ निम्न से मध्यम वर्षा घास काफ़ी लंबी हो जाती है, 3 से 4 मीटर तक की लंबी हो जाती है। यहाँ जंतुओं में देखें हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन ये पाए जाते हैं, तेंदुआ अफ्रीका में पाया जाता है। शीतोष्ण घास मैदान ये मध्य अक्षांशों में या थोड़े से मध्य से उच्च अक्षांशों के बीच में 50 के आसपास के अक्षांशों में ले लो, मतलब ये ले लो आप कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे वाले इलाकों में यहाँ पे ले लो। इन क्षेत्रों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में घास छोटी एवं पौष्टिक पाई जाती है, ये इतनी लंबी नहीं होती जितनी उष्णकटिबंधीय है। यहाँ जानवरों में देखें जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये पाए जाते हैं।
अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये थोड़े से इनके नाम दिए हुए हैं, थोड़े से याद रखने हैं। कौन कौन से होंगे वो तो देखो, पूर्वी अफ्रीका हम जो पढ़ चुके हैं कि ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश हैं उनमें जो घास के मैदान हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, और यहाँ के इलाके के और इधर के नीचे के इलाके के जो उच्च अक्षांशों के या मध्य अक्षांशों के घास के मैदान होंगे वो तुम्हारे शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। अब उदाहरणों में हम देखें, पूर्वी अफ्रीका का घास का मैदान सवाना कहलाता है, ब्राज़ील का कंपास कहलाता है, वेनेजुएला का लानोस कहलाता है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरणों में हम देखें, अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पंपास है, उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान प्रेरी है, दक्षिणी अफ्रीका का है वेल्ड है, मध्य एशिया का है स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया का है डॉन है। ये अच्छी तरह से आपको याद करने हैं। कटीली झाड़ियों को देखें, आपने देखा होगा कटीली झाड़ियां हैं वो कम पानी वाले अर्थात शुष्क रेगिस्तान होता है, उष्ण कटिबंधीय जो स्थान होते हैं वहाँ पर उगते हैं। यहाँ रेगिस्तान होता है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अधिकतर हम देखें, जैसे भारत का पश्चिमी किनारा हम भी देखें तो हमारे भारत के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान है, जैसे कहीं सहारा का रेगिस्तान है, कहीं गोबी का रेगिस्तान है। तो बहुत से रेगिस्तान हैं हमारे संसार में। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, तीव्र गर्मी होती है, बहुत कम वर्षा होती है और वनस्पति अत्यधिक कम होती है, झाड़ियाँ वहाँ उगती हैं। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे विभिन्न डिस्कवरी चैनल या कुछ इस प्रकार के एनिमल प्लेनेट वगैरह चैनलों पर आपने देखे होंगे। कटीली झाड़ियों वाले जहाँ लगती हैं वहाँ रेगिस्तान में, वहाँ पर सांप हैं, छिपकली हैं और तुम्हारे चूहे हैं, या इस प्रकार के जंतु हैं जैसे भेड़, बकरी, ऊँट, इस प्रकार के जंतु इनमें पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में अब देखें ध्रुवीय प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेश, जैसे बच्चों मैंने बात करी ध्रुवीय प्रदेश की, तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे दक्षिण की ओर, और ऊपर है आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। इनमें क्या होता है बच्चों, अत्यधिक ठंडी रहती है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो इनमें वनस्पति बहुत छोटी छोटी लाइकेन है, काई है, इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियाँ इस प्रकार की पाई जाती हैं। वो भी तब उगती है बच्चों जब कभी गर्मी आती है, हल्की सी गर्मी आती है, तब वो वनस्पति उग पाती है। और यहाँ जो जंतु पाए जाते हैं, यहाँ जंतु पाए जाते हैं, वो शरीर पर उनकी पे मोटा फर या बालों का मोटा फर रहता है और मोटी चमड़ी रहती है ताकि उनको सर्दी से बचाव हो सके। ऐसे तो ये देखें किस प्रकार की, इस प्रकार की वनस्पति को टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, दो शब्द आए इसमें, टुंड्रा, टैगा। टैगा आया है हमने शीतोष्ण पर्णपाती उसमें पढ़ा है, शंकुधारी वनों में पढ़ा है टैगा, शंकुधारी वनों में टैगा पढ़ा है, और ये जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं उनमें पढ़ा है हमने टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा का मतलब काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ ये पाई जाती हैं, जहाँ थोड़ी दिनों के लिए गर्मी पड़ती है तो उसी से ये उग जाती हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश, इनमें ये पाई जाती हैं इस प्रकार की वनस्पति। जानवरों में हम देखें, शरीर पर मोटा फर, मोटी चमड़ी, और उदाहरणों में हम देखें सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, इस प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन मानव आजकल इनको ख़त्म कर रहा है, पर्यावरण को ख़त्म कर रहा है। तो पर्यावरण की हमें चिंता करनी है ताकि इन जीवों को बचाया जा सके। तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि पर्यावरण जब नहीं बचेगा तो इस प्रकार की हम वनस्पति की सुंदरता नहीं देख पाएंगे, ये केवल फोटो में रह जाएगी। इसलिए ये हमें बचानी होगी, इसका प्रयास हम सबको करना होगा। बच्चों, थैंक यू।